हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज़ प्रतिमा सिंह। दोस्तों, आज हम फिर कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और मैंने कोशिश की है कि प्रश्न कुछ नए टाइप के ही रखे जाएं, क्योंकि जो है कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, दिन पर दिन बढ़ रहा है। तो कुछ अलग टाइप के, नए टाइप के क्वेश्चन रखने की कोशिश की है और ये प्रैक्टिस वीडियो मैं डेली अपलोड करती हूँ। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किसने कहा अध्यात्मात्मक प्रणाली पद सर्वप्रथम प्रयोग किया? किसने अध्यात्मात्मक प्रणाली जो है पद सर्वप्रथम प्रयोग किया? जो अध्यात्मात्मक प्रणाली का ये पद है, ये वर्ड है, ये किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया? अब्राहम लिंकन ने किया, या मॉन्टेस्क्यू ने किया, या वॉल्टर बेंजहॉर्ट ने किया, या फिर मेडिसन ने किया? किसने किया? तो जो अध्यात्मात्मक प्रणाली पद है ये वॉल्टर बेंजहॉर्ट द्वारा जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। इन्होंने क्या किया? संसदात्मक एवं अध्यात्मात्मक दोनों प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन किया। संसदात्मक और अध्यात्मात्मक दोनों प्रणालियों का तुलनात्मक इन्होंने अध्ययन किया और इतना अच्छे से इन्होंने अध्ययन करके उसको प्रस्तुत किया कि ये एक प्रतीक बन गया। जो भावी राजनीतिक विचारक थे उनको प्रेरणा इसने दी। तो ये वॉल्टर बेंजहार्ट, यहाँ पर ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? नगर निगम के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मंडलायुक्त करता है, महापौर करता है, जिलाधिकारी करता है, नगरपालिका का आयुक्त करता है? कौन करता है? तो अगर हम नगर निगम के बैठकों की बात करें कि इनकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता करता है महापौर। महापौर इसकी अध्यक्षता करता है। 74th जो संविधान संशोधन होता है उसमें हमारे 74th जो संशोधन होता है, इसमें क्या है? इसमें जो है शहरी निकाय, जो शहरी स्थानीय निकाय हैं उनको जो है उनके बारे में प्रावधान किया गया है, उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और 12वीं अनुसूची में, जो 12वीं अनुसूची है, तो उसमें क्या किया गया है कि ये जो 18 विषय रखे गए हैं, कितने? 18 विषय। 12वीं अनुसूची 74 संशोधन करके 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है और उसमें कितने? 18 विषय रखे गए, यानी कि 18 विषय इसके अंतर्गत रखे गए हैं 12वीं अनुसूची में। और 12वीं अनुसूची क्या है? शहरी स्थानीय निकाय हैं उनसे संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा कि नगर निगम की बैठकों का अध्यक्षता जो है महापौर के द्वारा की जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संसद का सदस्य न होते हुए भी निम्न में से कौन इसकी कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग ले सकता है? ऑप्शन है आपके सामने। भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भारत का महान्यायवादी, या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, या भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त? बताइए, आंसर कीजिए। ये हमने इसके पहले भी प्रैक्टिस में करा रखा है, आप लोगों के साथ हमने ये प्रैक्टिस जो है दे रखा है कि कौन है। तो अगर हम बात करें तो भारत का जो महान्यायवादी है ये जो है सक्रिय रूप से भाग ले सकता है। सदस्य नहीं है फिर भी इसकी कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग ले सकता है। और अनुच्छेद जो है 76 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि जो है महान्यायवादी होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही ये जो है महान्यायवादी पद पर रहेगा, धारण करेगा। और महान्यायवादी क्या करेगा कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता, किंतु उसे किसी भी सदन में और उनकी जितनी समितियां हैं, किसी भी समिति की बैठक में जो है बोलने का अधिकार है। बस ये मत नहीं दे सकता है। क्या नहीं दे सकता है? ये मत नहीं देगा। वहाँ जाएगा, बैठक में शामिल होगा, बोलेगा भी, बट ये मत नहीं देगा। ठीक है, मत नहीं देगा। संसद के दोनों सदनों में जाकर के ये शामिल हो सकता है और उनकी जितनी समितियां हैं उसमें भी शामिल हो सकता है,
पर ये मत नहीं देगा, बोलेगा, बहस में जो है बहस कर सकता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा की वकालत किसने की? ऑप्शन है आपके सामने, जयप्रकाश नारायण, एम.एन. रॉय, जे.एल. नेहरू या बी.आर. अम्बेडकर। तो अगर हम बात करें दल विहीन अवधारणा की, जो दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा है, तो इसकी बात जो है जयप्रकाश नारायण करते हैं। और जो है इनका अगर हम जन्म देखें तो 1902 में जो है इनका जन्म होता है और 1979 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये है इनका, और ये इसके जो है दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा के जयप्रकाश नारायण हैं, वकालत की है इन्होंने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस निकाय को समवेत रूप में देश का आर्थिक मंत्रिमंडल कहा जाता है? अंतर्राज्य वाणिज्य आयोग या वित्त आयोग या योजना आयोग या राष्ट्रीय विकास परिषद। तो किसको कहा जाता है? तो अगर हम बात करें कि किसको आर्थिक मंत्रिमंडल कहा जाता है, देश का आर्थिक मंत्रिमंडल किसे कहा जाता है, तो वो है योजना आयोग। योजना आयोग को कहा जाता है। और योजना आयोग क्या है? ये संवैधानिक जो है निकाय नहीं है, ये एक विधिक है, यानी कि ये एक एक्ट है, अधिनियम है, संवैधानिक नहीं है ये। और जो कि कब इसकी स्थापना कब होती है? 1950 को होती है, 1950 को इसकी स्थापना होती है और 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन अभी क्या है कि 13 अगस्त 2014 को क्या किया गया? ये योजना आयोग को समाप्त करके इसे नीति आयोग में तब्दील कर दिया गया है, नीति आयोग। और ये क्या है? और ये एक थिंक टैंक के रूप में काम कर रहा है, थिंक टैंक के रूप में काम करेगा। और अगर हम इसकी बात करें कि इसके अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष होगा जो पीएम इसके अध्यक्ष होते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में कौन सा रिट कर्तव्य के अनुपालन का निर्देश देता है? अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध। कौन सा रिट देता है जो है कर्तव्य के अनुपालन का निर्देश देता है? तो परमादेश देता है। और ये कहता है कि जो सरकारी हैं उनको जगाकर उठाकर कहता है कि आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। जो भी सरकारी अधिकारी होते हैं, अगर वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं तो उनको ये अपने कर्तव्यों के प्रति सजग करता है, उनको आदेश देता है कि आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। तो परमादेश ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित समितियों में कौन सी समिति में संसद के दोनों सदनों के प्रतिनिधि होते हैं? किसमें होते हैं? ऑप्शन है कार्य मंत्रणा समिति, लोक लेखा समिति, नियम समिति या अधीनस्थ विधान समिति। तो ये जो लोक लेखा समिति है, इसमें जो है इस समिति में संसद के दोनों सदनों के सदन होते हैं। इसमें होते हैं लोकसभा से टोटल कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। अगर टोटल की बात करें, टोटल 22 सदस्य होते हैं। और अगर हम लोकसभा से बात करें तो लोकसभा से होते हैं 15, लोकसभा से कितने होते हैं? 15 होते हैं। और राज्यसभा से होते हैं 7। ये होते हैं, तो टोटल इसमें 22 सदस्य होते हैं। और अगर हम बात करें कि ये जो है समिति करती क्या है, तो समिति का अध्यक्ष जो है साधारणतया क्या है, लोकसभा का जो है सदस्य होता है। जो अध्यक्ष होता है वो क्या होता है कि लोकसभा का ऐसा सदस्य होता है जो शासक दल का ना हो। तो अगर इस समिति का हम अध्यक्ष की बात करें तो विपक्ष का जो है विपक्ष के दल का होता है, मोस्ट प्रोबेबली विपक्ष दल का जो है नेता होता है।
विपक्ष का होता है, विपक्ष दल से होता है। इस अध्यक्ष का जो है, इस समिति का, लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है या विपक्ष का कोई सदस्य होता है। और यह क्या है, जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करती है। जो ये समिति है लोक लेखा समिति, यह क्या करती है, जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के जो प्रतिवेदन होते हैं, जो उनके प्रतिवेदन होते हैं उनकी समीक्षा करती है। और जो अपना प्रतिवेदन, उनके समीक्षा करके जो अपना प्रतिवेदन लोकसभा अध्यक्ष को सौंप देती है। किसको देती है, जो प्रतिवेदन की ये पहले समीक्षा करती है, जो नियंत्रक महालेखा के जो प्रतिवेदन होते हैं उनकी समीक्षा करती है। और समीक्षा करने के उपरांत क्या करती है कि जो लोकसभा अध्यक्ष उसको अपना प्रतिवेदन सौंप देती है समीक्षा करने के बाद। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो है सभी लोक लेखा समिति काफ़ी पूछी जाती है, तो ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आप नोट कर लें कि टोटल 22 जो है मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। और ये क्या करती क्या है, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करती है और समीक्षा करके लोकसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट दे देती है या फिर अपना प्रतिवेदन उसको दे देती है। और अध्यक्ष, इस समिति के अध्यक्ष की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली विपक्ष दल का नेता होता है, विपक्ष दल का कोई मेंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत संविधान के मूल संरचना सिद्धांत का स्रोत है, क्या स्रोत है, संविधान, न्यायिक व्याख्या, न्यायविदों के मत या संसदीय कानून। तो जो भारतीय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत ये है क्या, इसको हम कॉमन एक और इजी लैंग्वेज में इस नाम से जानते हैं, मूल ढांचा। तो देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में ऐसे ही करते हैं, थोड़ा सा सेंटेंस को घुमा देते हैं, थोड़ा सा वर्ड को चेंज कर देते हैं। तो ये जो मूल संरचना सिद्धांत है, तो ये क्या मूल ढांचा सिद्धांत इसको, तो ये तो बहुत फेमस है, आप सबको पता हो गया। तो ये किससे है, तो अगर हम मूल संरचना सिद्धांत की बात करें तो ये सर्वप्रथम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो वाद था उसमें उभर कर सामने आया था। जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य एक वाद था, उसमें ये उभर कर आया था। और उसी में जो है न्यायालय ने कहा था कि ठीक है, जो संसद है वो मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी, ऐसा उन्होंने बताया था। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, अभी तो आपको पता चल गया होगा कि इसका ऑप्शन क्या होगा, न्यायिक व्याख्या, क्योंकि इसका मूल ढांचे का जो है उल्लेख कहीं संविधान में नहीं दिया गया है। ये जो है जो न्यायाधीश है उनकी व्याख्या से निकल करके ये आया है। तो न्यायिक व्याख्या, स्रोत क्या है, न्यायिक व्याख्या। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। 268, 352, 356, 368। तो आप सभी को पता है कि जो 368 है ये संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। 356 की बात करते हैं तो ये राष्ट्रपति शासन से राज्यों में राष्ट्रपति शासन की बात करता है, शासन के प्रावधान इसमें किया गया है। अगर हम 352 की बात करते हैं तो ये राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषणा का इसमें प्रावधान किया गया है। तो 368 संविधान संशोधन से संबंधित है और ये 356 क्या है, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है और 352 आपातकाल से संबंधित है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्या एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से आच्छादित नहीं है। तो क्या नहीं है, कार्य करने का अधिकार, लोक स्वास्थ्य में सुधार सुनिश्चित करना, गोवध निषेध, महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करना।
तो अगर हम नीति निर्देशक तत्वों में क्या दिया गया है, क्या क्या प्रावधान मतलब क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, तो महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करना ये इसमें नहीं है। बाकी के ऊपर उपयुक्त तीनों हैं, उसमें तीनों चीज़ें दी गई हैं। अगर हम बात करते हैं कि कार्य करने के अधिकार की बात करते हैं तो अनुच्छेद 71 के तहत जो है क्या है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार देता है। जो अनुच्छेद 71 क्या है, अनुच्छेद 71 के अंतर्गत जो है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, इन सब चीज़ों का ये अधिकार देता है। अगर हम पोषाहार की बात करें, लोक स्वास्थ्य सुधार, इन सब की बात करें तो जो अनुच्छेद 47 है, अनुच्छेद 47 है, ये बात करता है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की, और जो स्वास्थ्य है, लोगों का स्वास्थ्य है, वो उसे भी अच्छा करने की जो है राज्य को अच्छा करने के लिए राज्य को जो है कुछ कर्तव्य करने के लिए कहता है। और अगर हम गोवध निषेध की बात करें तो ये जो है 48 में दिया गया है, अनुच्छेद 48 में के अंतर्गत इसको बताया गया है कि गोवध निषेध होगा को इसमें रखा गया है। और जो कृषि होगी उसमें वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करने की बात की गई है। जो कृषि एवं पशुपालन को, दोनों चीज़ हैं, कृषि और एवं पशुपालन को उन्नत करने की बात की गई है। तो ये सारी बातें की गई अनुच्छेद 71 में जो है कार्य के अधिकार का, और अनुच्छेद 47 में स्वास्थ्य, पोषाहार, इन सब चीज़ों की बात, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की बात की गई, जबकि अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन उन्नत की बात की गई है। ये जो है नीति निर्देशक तत्व में ये नहीं दिया गया है, बाकी सभी दिए गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है संसद के किसी भी सदन में, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, केवल लोकसभा में या केवल राज्यसभा में। तो अगर हम बात करते हैं कि जो भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किस संसद में जो है प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है, तो संसद के किसी भी सदन में इसकी प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि जी ये उच्च सदन में होगा या निम्न सदन में होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये किसी भी सदन में इसकी प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। और ये सामान्यतया किसके लिए यूज होता है, जो राष्ट्रपति हैं और ये हैं हमारे उच्च न्यायालय के और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, इनके प्रति जो है महाभियोग की प्रक्रिया जो है प्रारंभ की जाती है। लेकिन अगर हम बात करें कि संविधान में महाभियोग शब्द किसके लिए यूज किया गया है, तो सिर्फ राष्ट्रपति के लिए यूज किया गया, बाकी किसी के लिए यूज नहीं किया गया है। सिर्फ राष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द का ये संविधान में प्रयोग किया गया है। और अगर हम देखें कि ये जो है महाभियोग प्रक्रिया है क्या, तो ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बनता है, आप नोट करेंगे इसको। क्या है कि महाभियोग प्रक्रिया क्या है, ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। और ये भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि संविधान में किसके लिए जो है महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है, तो सिर्फ राष्ट्रपति के लिए किया गया है। वैसे वही प्रोसेस जो है और कई लोगों को पद से हटाने के लिए किया जाता है, लेकिन ये शब्द का प्रयोग जो है संविधान में राष्ट्रपति के लिए किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, जो कि आप लोगों को इतने सारे एक्सप्लेनेशन से पता चल गया होगा कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। संसद के किसी भी सदन से महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है राष्ट्रपति के विरुद्ध। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा। तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा, विपक्ष का नेता करेगा, या सदन का वरिष्ठतम सदस्य करेगा, या अध्यक्ष द्वारा निर्धारित 6 सदस्यीय पैनल का एक सदस्य करेगा, या लोकसभा का महासचिव। तो अगर अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति है तो लोकसभा की अध्यक्षता जो है 6 सदस्यों के पैनल बनाया जाता है, उनमें से कोई सदस्य करेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो रहा है। 6 सदस्यों का पैनल बनाया जाता है और उसी के द्वारा अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं तो 6 सदस्यीय पैनल होता है, जो कि मतलब पहले ही निर्धारित कर लिया जाता है, और उन्हीं में से जो उपस्थित होता है तो एक सदस्य उनमें से जो है लोकसभा की अध्यक्षता कर लेता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन।
नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा है? मॉरिस जोन्स ने कहा है, या ऑस्टिन ने कहा, या जेनिंग्स ने कहा, या वोनर ने कहा है? किसने कहा है कि जो भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा है? वकीलों का स्वर्ग क्यों कहा गया है? क्योंकि संविधान में क्या होते थे कि अधिवक्ता राजनीतिज्ञ जो थे तो उसमें बहुत ज़्यादा थे, यानी प्रमुखता थी। जो संविधान सभा थी उसमें अधिवक्ता राजनीतिज्ञ की प्रमुखता थी, और इसीलिए जो है आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। जो आइवर जेनिंग्स थे इन्होंने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है, या फिर वकीलों के लिए वरदान कहा है। दूसरा शब्द क्या है? वकीलों का स्वर्ग है, कंफ्यूज नहीं होना है, और वकीलों के लिए वरदान ये भी आता है, वकीलों के लिए वरदान। तो दोनों में से कुछ भी आएगा तो जेनिंग्स जो है, आइवर जेनिंग्स से आपको रिलेट करना है, टिक करना है। और इन्होंने अपनी पुस्तक कौन सी, सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या था इनका? सम करेक्टरिस्टिक्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये इनकी बुक है। तो इसी में इन्होंने जो है वकीलों के लिए वरदान या वकीलों का स्वर्ग करके अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। तो इनकी बुक कौन सी है? सम करेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाया जा सकता है संसद के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या राज्य के राज्यपाल द्वारा, या भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो यहाँ पर उच्च न्यायालय की बात हो रही। तो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाया जा सकता है तो संसद के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा कि जो है संसद के द्वारा इसको बढ़ाया जा सकता है। और क्या है इसमें होता क्या है कि जब कहीं पर एक उच्च न्यायालय के अंतर्गत दो राज्य या और संघ कई सारे जो हैं उसके क्षेत्राधिकार में ला दिए जाते हैं, जैसे कि पंजाब और हरियाणा का एक ही है, ऐसे करके उच्च न्यायालय। तो इन सब ऐसे करके कहीं कहीं पर दो राज्य होते हैं, कहीं कहीं पर एक राज्य एक संघ कर दिया, कहीं पर दो राज्य और उसमें संघ भी सम्मिलित हो गए। तो अकॉर्डिंग टू जैसा एरिया है छोटा बड़ा उस हिसाब से उसके तो ये संसद को अधिकार प्राप्त है कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कितने राज्य और या फिर संघ जो भी हैं क्या क्या सम्मिलित कर सकते हैं। तो ये संसद को ये अधिकार है क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाया जा सकता है संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किस अधिकार को अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा के रूप में वर्णन किया गया है? तो किस अधिकार यहाँ किस होगा? निम्न में किस अधिकार को अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा के रूप में वर्णन किया गया है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो अंबेडकर द्वारा जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही हृदय एवं आत्मा कहा गया है, हृदय एवं आत्मा के रूप में वर्णन किया गया है अंबेडकर द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा स्थानीय शासन से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है? लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, लोकोपयोगी सेवाएं, या लोक व्यवस्था का अनुसरण। तो जो स्थानीय शासन है, स्थानीय शासन जो 73rd ये 70 जो 3rd संशोधन है इसके द्वारा इसको किया जाता है। एक संवैधानिक दर्जा, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है। अगर हम बात करें कि ये कितने इसमें विषय हैं तो 29 विषय हैं, 29 विषय हैं जो कि 11वीं अनुसूची में 11वीं
अनुसूची में जो है दिए गए हैं, 11वीं अनुसूची में दिए गए हैं। जो ग्रामीण, जो रूरल एरिया है, जो ग्रामीण निकाय हैं, स्थानीय निकाय हैं, उनके लिए, जबकि शहरी निकाय के लिए 74th 74वें ये संशोधन के द्वारा इसका प्रावधान किया जाता है, इसका प्रावधान होता है। और इसमें क्या होता है, ये 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, 12वीं अनुसूची में जोड़ी जाती है। कितने विषय दिए जाते हैं इसमें? 18 विषय, 18 विषय दिए जाते हैं। ये सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आप सभी इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसमें 29 विषय दिए गए हैं। स्थानीय जो ग्रामीण निकाय हैं उसमें 29 हैं, जबकि शहरी निकाय में 18 विषय दिए गए हैं। शहरी निकाय की अनुसूची 12वीं अनुसूची है और जो रूरल की है यानी कि जो गाँव की है वो 11वीं अनुसूची है। यहाँ पर हो गया। और तो यहाँ पर ये तीनों जो हैं विषय स्थानीय शासन से संबंधित हैं, लेकिन लोक व्यवस्था का अनुसरण ये किसका काम है? लोक व्यवस्था को मेंटेन करना पुलिस का काम है, और पुलिस जो है पुलिस का काम है। लोक व्यवस्था को मेंटेन करना किसका काम है? पुलिस का काम है। और पुलिस किस में आती है? राज्य के अंतर्गत आती है, ये स्थानीय निकायों के अंतर्गत नहीं आती है। तो ये इसका जो है नहीं होगा, स्थानीय निकाय का ये नहीं होगा, बाकी तीनों हो जाएंगे। ये राज्य के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि ये पुलिस का काम है और पुलिस राज्य में आती है। ये पुलिस का काम है और पुलिस आती है राज्य में, तो ये इसका हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 17 कह रहा है, क्या कह रहा है? पंचायती राज को सम्मिलित किया गया है, किस में किया गया है? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में और शिष्य सूची में। तो जो संघ राज्य को है इसको राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है। ये राज्य सूची का विषय है कि पंचायती राज व्यवस्था ये सब जो है ये राज्य सूची का विषय है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन बिना सदन का सदस्य बने उसे सदन की अध्यक्षता करता है? कौन जो है सदन का सदस्य बने बिना, सदन का जो है सदस्य नहीं होता लेकिन उस सदन की अध्यक्षता करता है? तो कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का उपराष्ट्रपति, या विधानसभा का अध्यक्ष, या विधान परिषद का अध्यक्ष। तो जो सदन का सदस्य न होते हुए भी सदन की अध्यक्षता कौन करता है? आप सभी को पता है, वेरी इजी क्वेश्चन है ये। तो जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा का पदेन क्या होता है? ये पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति होता है। और ये जो उपराष्ट्रपति होता है ये जो है सदन का सदस्य नहीं होता है, फिर भी उसकी अध्यक्षता करता है, क्योंकि ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कौन? उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में कौन निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है? वित्त मंत्री, राज्यसभा का सभापति, भारत का राष्ट्रपति, या लोकसभा का अध्यक्ष। तो कौन निर्णय लेता है कि ये वित्त विधेयक जो है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? तो कोई जो है विधेयक धन विधेयक है, इस पर जो है लोकसभा का निर्णय जो है अंतिम निर्णय माना जाएगा। लोकसभा इस पर जो है निर्णय लेगा कि अगर कोई वहाँ पर डाउट है धन विधेयक है या नहीं है तो लोकसभा अध्यक्ष उसका निर्णय लेगा और इसी का निर्णय जो है अंतिम निर्णय माना जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसद के किसी भी सदन की अयोग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसे है? संसद के किसी भी सदस्य, जो संसद के सदस्य होते हैं तो उनकी जो है अयोग्यता पर निर्णय करने का अधिकार है, किसको है? भारत के चुनाव आयोग को है, या संसद के संबंधित सदन को है, यानी कि जिस संसद का वो सदस्य है उसको है, उस सदन को है, या भारत के मुख्य न्यायाधीश को है, या फिर चुनाव आयोग के सलाह पर राष्ट्रपति को है, किसको है? तो जो संसद के सदस्य की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। इसी का निर्णय, राष्ट्रपति का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है। चुनाव आयोग की सलाह पर ये निर्णय देता है। और इसमें एक बात और है कि राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम निर्णय होगा, यानी कि चुनाव आयोग की सलाह पर ये जो निर्णय दे देगा वो अंतिम निर्णय होगा। इसके विरुद्ध न्यायालय में याचिका नहीं जाएगी, यानी कि
जो है इस निर्णय के विरुद्ध जो राष्ट्रपति के द्वारा डिसीजन दिया गया है, इसके विरुद्ध न्यायपालिका में क्या होगा, कोई याचिका नहीं दी जा सकेगी, याचिका जो है नहीं दी जाएगी, नहीं दे सकते हैं आप। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस आयोग ने राज्यपाल के पद को समाप्ति की सिफारिश की थी? किस आयोग ने जो है राज्यपाल के पद की समाप्ति की सिफारिश की थी? प्रशासनिक सुधार आयोग, सरकारिया आयोग, संविधान समीक्षा आयोग या राजमन्नार आयोग? किसने की थी? तो जो ये राजमन्नार आयोग है, इसी के द्वारा राज्यपाल पद की समाप्ति की जो है सिफारिश की गई थी, क्योंकि जो तमिल, और इसको बिठाया किसने था, इसको गठित किया गया था ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा। तमिलनाडु सरकार कब किया गया था? 1969 में किया गया था। और ये इसके अध्यक्ष कौन थे? पीवी राजमन्नार। पीवी राजमन्नार इसके अध्यक्ष होते हैं। और ये एक त्रिसदस्यीय जो है क्या होती समिति होती, जो केंद्र राज्य संबंधों पर गठित की जाती है। और ये 1971 में अपनी रिपोर्ट दे देती है। 1971 में अपनी रिपोर्ट देती है और कहती है कि जो है राज्यपाल की पद की समाप्ति कर देनी चाहिए। साथ में और भी जो है काफ़ी सारी सिफारिशें करती हैं, लेकिन एक ये जो है पूछा गया है, ये भी करती है कि राज्यपाल के पद की समाप्ति की सिफारिश करती है। तो देखते हैं, पीवी राजमन्नार इसके अध्यक्ष होते हैं, ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग है एक प्राविधिक निकाय, एक संवैधानिक निकाय, नामित निकाय, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम संघ लोक सेवा की जो है आयोग की बात करते हैं तो ये एक संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो अनुच्छेद 315 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग और राज्य के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। तो ऐसा जो है किया गया। और अगर हम करें कि ये कौन सा निकाय है, तो ये हो जाएगा संवैधानिक निकाय है। ये एक संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दबाव समूह मुख्यतः माध्यम है, किसका माध्यम है? हित अभिव्यक्तिकरण का, या राजनीति समाजीकरण का, या सामाजिक संप्रेषण का, या संस्कृति निर्माण का? तो दबाव समूह किसका मुख्यतः जो है माध्यम है? हित अभिव्यक्तिकरण का। ये क्या करते हैं? अपना हित को अभिव्यक्ति करते हैं, जो इनकी हित होती है या जिन समूहों का ये नेतृत्व कर रहे होते हैं, उन हितों को ये बताते हैं और सरकार पर दबाव बना करके उनकी पूर्ति कराने की कोशिश करते हैं। तो ये ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो ए.के. कुंजर हैं, H.N. कुंजर हैं, या K.M. पडिक्कर हैं, या फजल अली हैं, या सी प्रकाश हैं? तो जो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था, उसके अध्यक्ष फजल अली थे। ऑप्शन सी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। इसके जो है फजल अली इसके अध्यक्ष थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लोकमत का अर्थ है, क्या अर्थ है? विवेक एवं सामान्य हित आधारित प्रभावी बहुमत का विचार, नागरिकों के महत्वपूर्ण समूहों के विचार, नागरिकों के बहुमत के विचार, सभी नागरिकों का एक मत। तो क्या कह रहा है ये? तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। विवेक एवं सामान्य हित आधारित प्रभावी बहुमत का विचार होता है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि जो विचारशील तत्व होते हैं ये क्या करते हैं? विवेक का तो निर्माण, जो सक्रिय विवेक है इनका निर्माण करते हैं, इनका अभिव्यक्ति भी करते हैं, और जनता की एक सामान्य इच्छा जो होती है उसको भी
प्रकट करते हैं लोकमत के थ्रू, जो वो लोगों की इच्छा होती है वो भी प्रकट होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। विवेक एवं सामान्य हित आधारित प्रभावी बहुमत का विचार होता है लोकमत। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो रहा है। और आज हमने 25 क्वेश्चन लिए थे, क्योंकि कुछ इशूज़ हैं, जैसे रिजॉल्व होते हैं प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। तब तक आप लोग इतने में ही मैनेज करें। और टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में जो है डाला हुआ है, तो आप अगर डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो वहाँ पर टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा और आप हमें टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।